जय हिंद। भारत माता का वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आज मैं आपके बीच इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आया हुआ हूं। इससे पहले मैंने 2019 के ही दो अलग अलग जोन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवा दिए हैं। और देखिए 2019 के दो पेपर करवाए हुए हैं, उससे पहले 2018, 2017, 2016 और 2015 के भी क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि क्लास मिस हो गई हो तो उन सारे क्लासेस के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिसमें जाकर आप सारे क्लासेस को कंटिन्यूअसली देख सकते हो। और देखिए तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जिनकी भी एग्जाम इस 1 नवंबर को है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वो अपने एग्जाम्स को दें, अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर एक बार अपने आप को आजमाते रहें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जैसे किए गए थे उनमें से उनका कितना स्कोर हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले 1 नवंबर के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार रफली सिलेबस जरूर देख लिया जाए कि रफली सिलेबस क्या होती है। तो देखिए रफली सिलेबस की बात करूं तो जीके से आपका जो है करीब 5 क्वेश्चन ही आता है। आपका जीके से 5 क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आपका देखो हो जाता है रीजनिंग से आपका करीब 5 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग के बाद आपका हो जाएगा मैथ, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिजिक्स या मैथ जो भी ले सकते हो। मैथ आपका 15 होने वाला है और जो फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स भी आपका 15 क्वेश्चन ही होने वाला है। और फिर इसके बाद आपका लास्ट में होता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री होगा 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 15 15 30, 5 और 5 10 हो गए 40 और 10 हो गए टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखो अगर और डिटेल्स जानना होगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या एवरेज होता है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स देखने चाहिए, तो इन सभी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आपको अनदर से और अच्छी तरीके से सिलेबस को जानना हो तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेक्निकल के सिलेबस को देख सकते हो। और देखिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और यदि क्लास पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए अब आज की क्लास देख लेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमारा कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। देखिए ये एशिया की रोशनी, इसे इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया हो गया, या फिर एशिया का ज्योतिपुंज। रोशनी की जगह आपको ज्योतिपुंज लिखा हुआ भी मिल सकता है। यहाँ पे या करके मैं लिख दे रहा हूं, क्या मिल सकता है, तो ज्योतिपुंज, ठीक है। एशिया की रोशनी की जगह एशिया की ज्योतिपुंज भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जिसे इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी गौतम बुद्ध, सी माओ त्से तुंग या फिर डी अकबर। तो देखिए लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी, ज्योतिपुंज, इन सभी नामों से गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल देख लेंगे। 2 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बताना है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार में नहीं है, जो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ए बोलने का अधिकार, बी व्यवसाय का अधिकार, सी हड़ताल पर जाने का अधिकार या फिर डी धर्म का अधिकार। तो देखिए धर्म का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है, और बोलने का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार इसे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। हड़ताल पर जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 3 3 नंबर सवाल दिया गया, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयर्ड, सी कोपरनिकस या फिर डी केपलर। तो देखिए सौर प्रणाली की खोज जो है, सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। वो 4 नंबर सवाल दिया गया, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। ए भारत, बी ब्राजील, सी अमेरिका या फिर डी चीन। तो देखिए चाय की सबसे अधिक पैदावार जो है वो आपका चीन में होता है। कहां पर? तो ऑप्शन नंबर डी, और ये हो गया आपका चीन। चलिए हम सभी जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल देख लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताना है ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है। ए अभिनय के क्षेत्र में, बी गायन के क्षेत्र में, सी संगीत के क्षेत्र में या फिर डी बॉक्सिंग के क्षेत्र में। तो देखिए जो ग्रैमी पुरस्कार है वो मिलता है संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए यहाँ पे जो हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक रीजनिंग करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग सेक्शन से होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
6 नंबर सवाल दिया गया है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर विषम अलग की पहचान करना है जो भिन्न होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी ये आपका वर्गीकरण होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन टॉपिक होता है रीजनिंग सेक्शन में, जिससे क्वेश्चन दिया गया है वर्गीकरण से। ये देखो ये जो 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से किसी 3 के बीच एक समूह बन रहा होगा और एक जो है वो समूह से अलग होगा। तो देख लेंगे। तो देखो गाजर ये कहाँ पे फलता है, तो ये फलता है जमीन के नीचे, ठीक है। मूली ये भी कहाँ पे फलता है, तो ये भी जमीन के नीचे ही फलता है। और फिर शलजम ये कहाँ फलता है, तो ये भी जमीन के नीचे ही फलता है। लेकिन मिर्चा कहाँ फलता है, तो मिर्चा तना पे फलता है, ऊपर में फलता है मिर्चा, जो गाछ लगता है उस पे फलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग कौन है, ये भी जमीन के नीचे, ये भी जमीन के नीचे, ये भी जमीन के नीचे, लेकिन जमीन के ऊपर फलने वाला कौन सा सब्जी हो गया, तो वो है मिर्चा। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है, तो वो है मिर्चा, मिर्ची जिसको बोलते हैं चिल्ली। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल कर लेंगे। 7 नंबर सवाल दिया गया, अगला पद ज्ञात करें। हमें यहाँ पे एक सीरीज दिया गया, इसमें हमें अगला पद बताना है, अगला पद कौन सा होगा। तो जो दिया गया सीरीज, चलिए पहले उसको आराम से लिखते हैं। 2, 7, 17, 34। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से यहाँ के बीच में 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया। कैसे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 कितना हो गया 5। देख लो 2 में 5 जोड़ेगा तो 7। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 2 का 2 स्क्वायर प्लस 1 किया गया। अब यहां से यहाँ के बीच में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी जो है आपका देखो 3 स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। वो कैसे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप सब भी जानते हो, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 कितना हो गया 10 होता है ना, ये हो गया। तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला में फिक्स है कि क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 हो गया और 1, 16 और 1 कितना होता है, आप सब भी जानते हो, 16 और 1 हो जाएगा आपका 17। तो देखो 2 में 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 5, तो 2 और में 5 जोड़ा तो हो गया 7, ठीक है। अब 7 के बाद 17 था, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 10, तो मतलब 7 में 10 जोड़ा गया तो 17 हो गया। अब यहाँ पे किया गया अगला में 4 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब टोटल 16 प्लस 1 17 हो गया। तो अगला में 17 जोड़ा गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा गया। तो हमें अगला पद ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी समझ चुके हो यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 हो गया आपका कितना 26। तो यहाँ पे 26 जोड़ेंगे, तो 36 में 26 जोड़ोगे तो कितना होगा 6 4 10 का 0, हाथ में आप कैरी किया 1, 3 2 5 और 1 हो गया 6, टोटल आ रहा है 60। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल दिया गया 15 225, फिर एनालॉजी का साइन है 25, फिर व्हाट, यहाँ पे संबंध बताना है, ठीक है। इसे एनालॉजी सादृश्यता बोला जाता है। जो ये क्वेश्चन दिया गया जिस टॉपिक से रीजनिंग का, उसे एनालॉजी सादृश्यता बोलते हैं। तो बताना है कि जो संबंध 15 और 225 के बीच है, वही संबंध 25 और निम्न में से किसके बीच है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 225, फिर यहाँ पे क्या है आपका 15 है, फिर 225 है, फिर ऐसे है, फिर आपका 25, फिर अगला बताना है व्हाट। तो देखो 15 और 225 में ये है कि जो 225 है वो 15 का स्क्वायर होता है, समझ गए। तो अगले में क्या पूछा है 25 पूछा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे 15 था 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो 15 और 15 का स्क्वायर कितना था 225 आ गया, ठीक है। तो आपका 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हमारा आंसर कितना हो गया 625। यहाँ पे पूछा था क्या हो गया, तो 625 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया 1 4 16 फिर व्हाट, बताना है आगे कौन सा पद होगा। तो देखो 1 है 4 है 16 है, फिर यहाँ पे व्हाट का चिन्ह है, 1 4 4 जोड़ा, ठीक है, 4 से गुना किया, 4 से गुना किया, फिर 4 से 16, फिर 4 से गुना हुआ, वापस वैसे ही करेंगे। 16 में जब इधर 4 से गुना हो तो यहाँ पे भी 4 से गुना होगा, तो 16 में 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा आप ही बताओ। 6 चौका 24 के 4 कैरी किया तो 4 दूनी 6, 16 चौका 64 होता है, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो गया हमारा बी, और बी क्या है तो बी है 64। चलिए हम सभी
रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। नंबर 10 10 नंबर सवाल दिया गया, झारखंड, रांची, बिहार, फिरवॉट। बताना है कि जो संबंध झारखंड और रांची के बीच है वही संबंध बिहार और निम्न में से किसके बीच है। तो देखिए झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची, मतलब राज्य और राजधानी का संबंध है। यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे राज्य, और यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है राजधानी। तो उसी तरह बताना है बिहार राज्य हो गया तो इसका राजधानी क्या है, रांची, लखनऊ, दिल्ली या पटना। तो देखिए बिहार की राजधानी जो है वो है पटना, ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या है, तो वो है आपका पटना। चलिए अब हम सभी यहाँ से जो है फिजिक्स सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा फिजिक्स होगा, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, तो 11 से लेकर 25 नंबर सवाल तक हम सब फिजिक्स करने वाले हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल दिया गया, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। हमें बताना है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, या फिर डी अपवर्तन और परावर्तन। तो देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन और परावर्तन। क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन और परावर्तन जो है कारण है इंद्रधनुष बनने का। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल कर लेंगे। 12 12 नंबर सवाल दिया गया, दो प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। ये सब आप अपने क्लास 10 में ही पढ़ चुके हो, जो आपको पढ़ना था प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग जो होता था, और लास्ट में श्वेत रंग होता था जिसमें 7 रंगों से मिलकर बनता था। तो वैसे ही आपसे पूछा गया है कि दो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला और हरा। ये 3 रंग जो है आपके प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो आपको प्राथमिक रंग किसको मिलाने को बोला जा रहा है, लाल और नीला। प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होता है, ए सफेद, बी पीला, सी श्याम, या फिर डी मैजेंटा। तो देखिए लाल और नीला के मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मैजेंटा कलर जो है प्राप्त होता है लाल और नीला के मिश्रण से। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल देख लेंगे। 13 नंबर सवाल दिया गया, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती, ए ठोस माध्यम, बी द्रव माध्यम, सी गैसीय माध्यम, या फिर डी निर्वात। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि की जो तरंगे हैं वो किसमें गमन नहीं कर सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर लेंगे। 14 नंबर सवाल दिया गया, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति की तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। बताना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी हमारे पास आती है तो उसकी जो सीटी की आवाज पहले धीमी आ रही होती है, वो अचानक जैसे से हमारे पास आती है वैसे उस ध्वनि जो है वो ज्यादा क्यों हमें सुनाई देने लगती है, वो ज्यादा किस कारण से सुनाई देती है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, डॉपलर प्रभाव के अनुसार, चार्ल्स नियम के अनुसार, या फिर आर्किमिडीज के नियम के अनुसार। तो देखिए हमें बताना यह है कि रेलगाड़ी जो दूर होती है, जब वो दूर से अपनी सीटी मारती है, जब वो दूर से अपनी व्हीकल की जब वो साउंड देती है, जब सीटी मारती है, तो जो आपको देखे होंगे आप सब कि जो दूर होती है तो उसकी आवाज कम आती है, लेकिन वो जैसे जैसे हमारी नजदीक आती जाती है वैसे वैसे उसकी सीटी की आवाज जो है वो बढ़ती जाती है। ऐसा किस कारण होता है, किस नियम के अनुसार होता है, तो इसका जो नियम है वो है आपका देख लो बी डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव की वजह से जो है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो है वो तीक्ष्ण होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया गया है डॉपलर प्रभाव। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल दिया गया, रेडियो की समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अनुनाद, या फिर डी व्यतिकरण। तो देखिए रेडियो की जो समस्वरण स्टेशन है वो उदाहरण होता है अनुनाद का। किसका, तो ऑप्शन नंबर सी अनुनाद। जो समस्वरण स्टेशन है रेडियो का वो उदाहरण है अनुनाद का। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल दिया गया, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि ए पृथ्वी के पास है, बी यह सूर्य की परिक्रमा करता है, सी यह सूर्य से प्रकाश पाता है, या फिर डी यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। क्या कारण है, पहला है पृथ्वी के पास है, सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य से प्रकाश पाता है, या फिर डी यह परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम है। तो इसका यही कारण है,
ऑप्शन नंबर डी, इसी कारण से चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल दिया गया है, कोणीय संवेग इसके बराबर है। बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके बराबर कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग का क्या सूत्र, क्या फॉर्मूला होता है। ए जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, बी द्रव्यमान गुना कोणीय वेग, सी रैखिक वेग गुना कोणीय वेग, या फिर डी द्रव्यमान गुना कोणीय वेग। ठीक है, तो अगर चलेंगे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, तो देखो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग जो है ये आपका सही आंसर है। कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, ये फॉर्मूला है कोणीय संवेग निकालने का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल कर लेंगे। 18 नंबर सवाल दिया गया, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। ए दाबांतर, बी कोशिकीय घटना, सी तेल की कम श्यानता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर उठने का कारण यह है कि देखते हो आप सबके लैंप की बत्ती जल रही होती है और तेल होता है नीचे, तो तेल अपने आप खत्म होते जाता है, वो तेल ऊपर उठते जाता है। तो उसका एक कारण है, एक ही कारण है, और वह कोशिकीय घटना। इसी वजह से जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। 19 नंबर सवाल दिया गया, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान। देखिए यहाँ पे जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण है, आप सब भी जानते हो, छोटा जी जो है वो सूचक होता है गुरुत्वाकर्षण का। तो बताना है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं उनकी ओर जब हम बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से, तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा, घटेगा, वही बना रहेगा, या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटेगा। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आपका कि बढ़ता है। ठीक है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, वो किसी भी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव किसी के भी ओर हम बढ़ेंगे, तो जी का मान जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल देख लेंगे। 20 नंबर सवाल दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। देखिए बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई मतलब एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी समुद्री मील, या फिर डी डेसिबल। तो देखो मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा। ठीक है, आप जाओ कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर लिखो, और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो मुझे लिखकर भेज दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही बताया है नहीं। अब क्यों नहीं बता रहे हैं उसका भी एक कारण है कि देखो आप सब टेक्निकल के बंदे हो, टेक्निकल वालों का फिजिक्स जानते हो, फिजिक्स और मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपने पढ़ाई भी किया है पीसीएम से, क्लास 12 की हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आपको तो भाई फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा, एज वेल एज आपको कैजुअली रखना ही होगा। कोई भी आपको चांस ही नहीं है, अगर ये तीनों में से कुछ भी कमजोर है तो सिलेक्शन रुक जाएगी आपकी आर्मी की, खासकर टेक्निकल वालों की। तो इसीलिए आपकी तो ये काफी लोअर की क्वेश्चन दी गई है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, आप तो बता ही सकते हो। तो जाओ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर मुझे भेज दो। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल दिया गया, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए न्यूटन का तृतीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए रॉकेट जो है वो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो सिद्धांत है न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, प्रतिक्रिया के बराबर जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल कर लेते हैं। नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से तापमान की एसआई इकाई एसआई यूनिट है। ए रेंग्यूर स्केल, बी केल्विन, सी एम्पियर, या फिर डी ओम। तो देखो इसका आंसर भी मैं आपको नहीं दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मुझे लिखकर भेजो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। अब देखो आप सब आज एक चीज देखोगे कि मैं आपको आज जितना ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन आपको इस 2019 के क्वेश्चन पेपर में देने का कोशिश करूंगा, चाहे आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर आप कल की क्लास अटेंड करोगे जिसमें मैथ और केमिस्ट्री होगा हमारा। तो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में जो है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है मैं आप पर छोड़ूंगा। मैं आप ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा जो कि उस लेवल का होगा कि आपको ईजी पड़े। अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो उसका एक रीजन है कि ये जो हमारी टेक्निकल की क्लास आने वाली है जो कि आज आ गई, और एक जो पार्ट 2 कल आएगी, तो ये जो क्लास है ये आपका आज आप सब भी देख रहे हो कि आज आपका कितना डेट हो गया, आज आपका 28 अक्टूबर हो गया।
कल आपका 29 अक्टूबर हो जाएगा, 29 अक्टूबर का आपका पार्ट 2 आएगा। उसके बाद हो सकता है कि टेक्निकल की ये लास्ट पेपर है, 2019 की लास्ट पेपर है। उसके बाद फिर नर्सिंग असिस्टेंट की एक मैं डालूंगा, जो पेपर है अभी हमारे पास आ चुकी है, 2019 की पेपर मैंने मंगवा ली है, तो वो हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की पेपर होगी, जो कि आपका देखो 28 और 29 तो आपका हो गया, आज 28 है, कल 29 है आपका टेक्निकल का पेपर है, और उसके बाद 30 और 31 ये पेपर हो जाएगा नर्सिंग असिस्टेंट वालों का, और आपका एक को तो एग्जाम ही है। तो इस बेसिस से अगर चलेंगे तो ये जो है आपका टेक्निकल का लास्ट पेपर होने वाला है, जो कि पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हम लोग आज कर लेंगे और 28 तारीख को, और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे कल, मतलब कि 29 तारीख को। तो ये जो है हमारा लास्ट पेपर होने वाला है 2019 का टेक्निकल का। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पे छोड़ूं, कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता सको, मैं भी आपका लेवल देख सकूं, आप भी खुद को ट्राई कर सको। ठीक है, सीधी सी बात है। अब कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर जरूर भेजना, क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारा, जिनका भी 1 नवंबर को एग्जाम होने वाला है उनके लिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट है, जिनका भी एग्जाम होने वाला है 1 नवंबर के लिए, उनके लिए ये हमारा लास्ट पेपर है 2019 का। तो इसी के साथ अगर ये आप आंसर जरूर भेजो। और देखो बात आती है कि खुद से ईमानदारी रखना, ऐसा मत करना कि जाकर नेट पे सर्च कर लेना, गूगल में जाकर सर्च कर लो और फिर मुझे आंसर कमेंट करो। खुद से ईमानदारी रखो, क्योंकि यदि आज आप 28 तारीख को क्लास अटेंड कर रहे हो तो 29 को एक पार्ट 2 का करोगे, उसके बाद 30 और 31 2 दिन बाद तो आपका एक को पेपर ही है, एक को तो आपको पेपर देना ही है आर्मी का। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके ईमानदारी बरतते हुए पेपर को दो। तो चलिए अब हम सभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर सवाल दिया गया है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। ठीक है, बताना है कि देखो जो अश्व होता है वो जब एकाएक चलना शुरू कर देता है तो जो उस पर अश्वरोही बैठा होता है वो उसके गिरने की आशंका का कारण कौन सा नियम है? ये जड़त्वाघूर्ण, बी विमान का संरक्षण, सी विश्राम जड़त्व, या फिर डी गति का तीसरा नियम। तो देखो भाई, कारण तो जड़त्व ही होगा। जड़त्व क्यों होगा? आपने बस ट्रेन ये सब में इस चीज को फील किया है। जड़त्व को कैसे किया है कि जब एकाएक बस या ट्रेन रुकती है तो हम सब आगे की ओर जाते हैं, और जब एकाएक बस और ट्रेन चलती है तो हम सब पीछे की ओर जाते हैं। तो कोई भी बस गाड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जब वो कोई भी चालन अवस्था से अचानक रुकती है तो हम सब आगे की ओर झटका खाते हैं, और जब तुरंत खुल जाती है तो वो हम पीछे की ओर झटका खाते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है। आपने ट्रेन में तो सफर की ही होगी तो आपने इस चीज को फील किया होगा, जब ट्रेन रुकती है तो आगे की ओर झुकते हो, जब चालू होती है तो पीछे की ओर आ जाते हैं। तो उसका कारण होता है जड़त्व। तो इसमें चलेगा तो हमारा जड़त्व, तो ये द्रव्यमान का संरक्षण भी गया और गति का तीसरा नियम भी गया, तो चलेगा जड़त्व। अब कौन सा जड़त्व चलेगा? जड़त्व आघूर्ण या विश्राम जड़त्व? तो देखो जो अश्व था वो विश्राम में था, वो रुका हुआ था, उसके बाद वो अचानक चलता है, तो इसका मतलब वो कौन सा जड़त्व लग रहा है? विश्राम जड़त्व लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर सवाल देखेंगे। नंबर 24, 24 नंबर सवाल दिया गया, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है। पहले ही क्लियर कर रहा हूं, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है। अगर केवल प्रतिरोध बोलता तो ओम हो जाता, ठीक है। अगर केवल प्रतिरोध बोलता, केवल प्रतिरोध पूछता तो हमारा ओम होता, लेकिन केवल प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। याद रहे विशिष्ट प्रतिरोध का, अगर केवल प्रतिरोध आपसे पूछा जाएगा तो केवल प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, याद रहेगा, केवल प्रतिरोध का मात्रक ओम। लेकिन अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। चलिए हम सभी आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर सवाल और आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ठीक है, बताना है कि जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, उसका जो धातु देखते हो, जो फिलामेंट देखते हो कि जलता है, वो किस धातु का बना होता है। ऐसे तो आपको जो अभी एलईडी बल्ब आ रहे हैं तो उनमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको देखने को ज्यादातर ये मिलता है, एलईडी में भी होता है, लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। पहले जो एक बॉल आती थी जो करीब 10 से 12 रुपए के बीच में अभी भी मिलती है, जो पीली कलर की रोशनी देती थी, जो पीला रंग का रोशनी देता था। पहले जब एलईडी नहीं हुआ करती थी तो वही था। तो उसमें जब आप जो फिलामेंट देखते थे, जो कि फ्यूज होता था तो वो झड़ जाता था, फिलामेंट गिर जाता था, तो वो फिलामेंट किस धातु का बना होता है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? कि इजी फॉर्म का क्वेश्चन है, आपको तो इसका जवाब पता होना ही चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर मुझे जल्दी से सेंड करो कि क्या इसका राइट आंसर है। ए कॉपर, बी आयरन, सी लीड या फिर डी टंगस्टन।
ठीक है, बताना है कि किस धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है इन चारों में से। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल जब हम लेकर आएंगे आपके लिए टेक्निकल 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। और कल जो है जिनका भी पेपर 1 नवंबर को होने वाला है उनका कल लास्ट क्लास होगा टेक्निकल के लिए। तो इसी के साथ वी आर साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहें, रिवीजन करते रहें, बाकी भी क्लासेस अटेंड करके एक बार रिवीजन जरूर कर लें और अपनी तैयारी को चालू रखें और पूरी जी जान लगा दो भाई अब, क्योंकि केवल 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं। सब चीज छोड़ दो, बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।